नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 25 से 29 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, यहाँ पर आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। दरअसल आपको ये मालूम है कि ये करंट अफेयर्स की डेली क्लास है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एप्लीकेशन पे कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। एप्लीकेशन सही से नहीं चल रहा था, बीच में होली भी आ गया था, इस वजह से कुछ क्लासेस अब्सेंट ज़रूर हुई है। यहाँ पर हम इसकी भरपाई करेंगे और पीडीएफ में आपको तमाम चीज़ें विस्तृत तौर पर मिल जाएगी। सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के एक प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है और आगे लिखा गया कि बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट जो पॉइंट है, जो कथन है, वो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा है। आपको हमने बताया था कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। पहला विकल्प है कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। यहाँ पर बात हो रही बिहार के संदर्भ में, तो ये कथन हमारा सत्य है। जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उससे अलग होकर 1912 में 22 मार्च को भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था अपना बिहार। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना, एक उड़ीसा राज्य बना। और 2000 ईस्वी में, एक्चुअली 15 नवंबर 2000 वो तिथि है जब झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो ये ध्यान रखिए, ये भी सत्य है और विकल्प नंबर बी भी यहाँ पर सत्य है। अगला है बिहार दिवस 2024 की जो थीम यहाँ पर लिखा गया है, जल जीवन हरियाली। एक्चुअली में 110वां बिहार स्थापना दिवस जब 2022 में मनाया गया था, तो उस समय ये इसका थीम था। 2022 में मनाया गया 110वें बिहार दिवस का थीम था जल जीवन हरियाली। तो ये कथन हमारा असत्य है और असत्य ही पूछा गया था, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर किए होंगे। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है बिहार दिवस की, तो ऐसे में एक बात ये ध्यान रखें, 2023 में बिहार दिवस का जो थीम था ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय पार्ट 2, जो कि 2020 से कार्यरत है फेज 2, और फेज 1 2015 से 2020 तक चली थी। तो इसी के अंतर्गत या फिर यूं कहें यहीं से ये इंस्पायर है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और दूसरी ओर हम बात करें बिहार दिवस 2024 के थीम की, तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखिए। मैंने पूरा रिसर्च किया, जितने भी न्यूज पेपर को हम खंगालते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके लिए एकत्र करते हैं, कहीं पर भी इसकी जानकारी हमें नहीं मिला। दरअसल इसके पीछे रीजन यह दिया जा रहा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव आयोजित होना है 2024 में, 18वां लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए जो भी खास करके राजकीय उत्सव के तौर पर या फिर राजकीय समारोह जो आयोजित हो रहे हैं बिहार में, बिहार दिवस के अवसर पर 2010 से, ये एक पॉइंट है, एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस अवसर पर जो राजकीय राजकीय त्योहार या फिर यूं कहें राजकीय उत्सव जो आयोजित होता है, वो आयोजित नहीं हुआ है 2024 में। अच्छा, यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे, 2024 में जो बिहार दिवस मनाया गया है ये 112वां बिहार दिवस है। कौन सा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 112वां बिहार स्थापना दिवस है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजकीय स्तर पर कोई भी त्योहार, कोई भी समारोह आयोजित नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें कहीं पर भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही। हो सकता है कि इस वर्ष इसका थीम निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें। जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी है जो कि आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। खास करके वैसे लोग जो बीपीएससी मेकर ऐप से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखे थे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एप्लीकेशन से कोर्स परचेज किया है, 1 मिनट यहाँ पर समय दीजिएगा, आप इसे ध्यान से देखिए मैं क्या बातें आपको बतलाने जा रहा हूँ। दरअसल एप्लीकेशन का नाम चेंज हुआ, अब इसका नाम हो गया है बीपीएससी मेकर, यानी कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग। इस प्रकार से आपको दिखेगा प्ले स्टोर पे। लोगो हमारा वही है, लोगो चेंज नहीं हुआ है। दरअसल प्ले स्टोर की कुछ गाइडलाइन थी जिसका अनुसरण करते हुए, मतलब वो हमें पालन करना ही था, उसके लिए हम बाध्य थे, जिस वजह से हमें ये नाम परिवर्तित करना पड़ा है। अब आपको इस प्रकार से दिखेगा, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इसे आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, एक तो होता है एप्लीकेशन अपडेट होना और एक होता है पूरा का पूरा बैकएंड एप्लीकेशन का चेंज होना। यानी कि एक तरह से आसान शब्दों में समझे तो पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है हमारा, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे लोग जो पीसी मेकर ऐप पर कोर्स परचेज किए हुए थे, तो
तो नए वाले एप्लीकेशन पे जब आप शिफ्ट हो रहे हैं, जब लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर लॉगिन इशू हो रहा होगा। अगर लॉगिन हो रहा है तो आपको वहाँ पर ये दिक्कत हो रहा होगा कि जो कोर्स आपने पुराने एप्लीकेशन पे परचेज किया था, वहाँ पर नए वाले पर नहीं दिख रहा होगा। ऐसे में सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही छात्र ऐसे होंगे जिनको ये परेशानी हो रहा होगा। यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुराना वाला जो एप्लीकेशन है वो अब काम नहीं कर रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसे डिलीट कर दीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, फ्रेश तरीके से वहाँ पर आप इसे सर्च कीजिए, बीपीएससी मेकर ऑनलाइन लर्निंग, या फिर बीपीएससी मेकर भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। आपके सामने इस प्रकार से जो यहाँ पर पहले वाले इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको ये इसका इंटरफेस दिखेगा। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जो यहाँ पर रेड एरिया में दिख रहा है, इस पर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि पुराने वाले एप्लीकेशन पे जो भी आपका फ़ोन नंबर से आपका जो आईडी बना था या फिर जो आपका ईमेल था, वो यहाँ पर आप दर्ज कीजिएगा। आप यहाँ पर चाहे तो फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा और पासवर्ड के स्थान पर आपको डालना 1 2 3 4 5 6। जो लोग एप्लीकेशन पे पहले से थे, चाहे वो पेड मेंबर हों या फिर कोई कोर्स नहीं भी लिए हों, तो जो मतलब पुराने वाले एप्लीकेशन पे, तो उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अपना फ़ोन नंबर इसमें डालिएगा और नीचे यहाँ पर पासवर्ड के स्थान पर ये जो डिजिट आपको दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक, ये डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपका लॉगिन हो जाएगा। कुछ लोगों का लॉगिन यहाँ पर नहीं होगा, कुछ परसेंटेज, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऊपर एक रीसेट का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रीसेट कीजिएगा। नया पासवर्ड वहाँ से जनरेट आप कर सकते हैं। ये दूसरा विकल्प है। इनकेस अगर ऐसे में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर वहाँ पे इनवैलिड आपको बताता है, तो आपको करना क्या है, इस रजिस्टर वाले आइकन पे जो यहाँ पर पहले वाले में दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सारी डिटेल, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो तमाम चीज़ें जो पुराने एप्लीकेशन पे जैसे था आपका वैसे यहाँ पर डाल दीजिएगा और पासवर्ड अपने अनुसार कुछ भी रख लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे। और उसके बाद सिटी और स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर ओटीपी जनरेट करके अपना आईडी क्रिएट कर लेना। आपको यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा एक बटन, जहाँ पर मतलब क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और उसके बाद ये आपका जो आईडी है या फिर जो लॉगिन है वो प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कॉल वाला जो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, पहले देख लीजिए, आप कॉल कीजिए कि अगर आपका कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है तो जल्दी से आप लोग कोर्स को एक्टिवेट करा लीजिए। इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जितने लोग भी पुराने वाले एप्लीकेशन पे पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस पर ट्रांसफ़र करना, ताकि उनकी जो मतलब जो मेंबरशिप है वो व्यर्थ ना जाए, यहाँ पर चीज़ें उन्हें आसान तरीके से मिले। ठीक है। अगर आप भी कोर्स लिए हुए हैं, आपको बता दूँ ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये आपको बहुत ही फास्ट तरीके से चीज़ें देगा। इसमें बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। डिटेल में सारी चीज़ें जो प्रकार से हम आपको वहाँ पर देते थे, उससे कहीं बेहतर आपको इस नए वाले एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। ठीक है। तो अपना समस्या का समाधान आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं नंबर पुनः नोट कर देता हूँ। हालांकि जो आइकन हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, आप लोग कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपको अनिवार्य है करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अपनी सदस्यता जो है, जो मेंबरशिप प्लान है, वो आप खो देंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि विदिशा मध्य प्रदेश में 23 से लेकर 27 मार्च 2024 तक आयोजित 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया, दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा है बिहार को। देखिए सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था दिल्ली का, मतलब बिहार का दिल्ली के साथ, और दिल्ली से बिहार को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि बिहार को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये पहली बार है जब बिहार की इस टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है और बिहार को गौरवान्वित किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर कई चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हुई है और कुछ नई नियुक्तियां भी हुई है, कुछ घोषणाएं हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं पुनः यहाँ पर आपको रिपीट करा दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की जो कह सकते हैं जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है रविंद्रन शंकरन। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात करें तो इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो कानूनी मान्यता मिली थी वो मिली थी 25 मार्च 2023 को। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की हम बात कर ही रहे हैं तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 75वां गणतंत्र दिवस कौन सा, तो 75वां गणतंत्र दिवस जो कि 2024 में आयोजित किया गया और गांधी मैदान पटना में जो कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी
वहाँ पर ये जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी है, ये मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी। इसे दूसरा पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार मिला था नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को, और जो कि ये आधारित थी कबाड़ से कमाल थीम पर। दूसरा पुरस्कार अभी हमने आपको बताया, ये कह सकते हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, जो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर थी। उसके बाद तीसरे पुरस्कार की बात करें तो संयुक्त तौर पर बिहार कृषि विभाग और विधि विभाग को दिया गया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और इन सब में एक अहम जानकारी यहाँ पर यह भी है कि रिसेंटली बिहार में नए खेल मंत्री बने हैं। खेल की बात यहाँ पर हो रही है, तो रिसेंटली बिहार में जो नए खेल मंत्री बने वो है सुरेंद्र मेहता। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प होगी। चलिए अगला प्रश्न भी खेल से ही संबंधित है और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की या फिर बिहार की किस बेटी का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? इनका नाम क्या है जो पटना पुलिस में अभी कार्यरत है? और ये जो प्रतियोगिता है ये 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि अंजलि कुमारी। ध्यान रखिएगा बी नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। देखिए आज की इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या थोड़ा अधिक है, एक्सप्लेनेशन को हमने यहाँ पर इसमें कटौती किया है। हालांकि प्रश्न में हमने वो तमाम चीजें डालने का प्रयास जरूर किया है जहां से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में या फिर मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकेगी? इसका ए उद्देश्य है, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है कि आचार संहिता जो लागू है इसका उल्लंघन जो होता है, जो उसके मामले होते हैं वो मामले की जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी इसी ऐप के माध्यम से की जाएगी। एक प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराने की बात इसमें कही गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और इसी दिशा को मतलब इसी दिशा में इसे क्रियान्वित करते हुए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है सी विजिल। ये हालांकि पहले से ही लॉन्च है, ये इसका निर्देश दिया गया कि पुनः से ये 18वें लोकसभा चुनाव में भी एक प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कई जगहों पर आपको मतलब लिखा दिखेगा कि किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिए सी विजिल ऐप और इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा। हालांकि मूल बात तो यहाँ पर यह है कि ये ऐप पहले से ही चल रही है, इसका उपयोग पुनः से करने की बात कही गई है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और सक्षम ऐप को भी चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया है। वो चीजें अभी हम आपको बतलाएंगे थोड़ी देर में, कुछ प्रश्नों में इसकी भी बातें होंगी। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि एबेल पुरस्कार जिसे कि गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए एक तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना, मिशेल टेलग्रांट जो कि फ्रांस के हैं गणितज्ञ, इन्हें ये एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये 2024 वाला संस्करण था। इससे पहले 2023 की बात करें तो हमने आपको इसी सीरीज में जानकारी दिया था। आप करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक आपको मिला है वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। लुइस कैप्रेली अर्जेंटीना के हैं जिन्हें कि 2023 के लिए पुरस्कार मिला था, और ये भी जानकारी हमने आपको दिया था डेनिस पार्नेल सोनेवल जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें 2022 में ये सम्मान दिया गया था। ये तमाम चीजें अब भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो हम आपको रेगुलर इस सीरीज में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि 2024 का किन्हें मिला है, तो मिशेल टेलग्रांट को मिला जो कि फ्रांस के हैं। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखिए, खास करके जो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात होती है ऑलरेडी हम कई बार आपके साथ साझा कर चुके हैं, और उनमें से एक आपको पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जो कि जॉर्जी गुस्पोंडिनो को दिया गया, जो कि बुल्गारिया के रहने वाले हैं। उनकी जो रचना थी टाइम सेल्टर, उनके लिए उन्हें दिया गया था। और बीपीएससी ट्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस क्षेत्र से प्रश्न अराइज होते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम पे भरोसा रखिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी हेल्प होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न भले ही आप इस प्रकार से देख रहे हैं, लेकिन जो पीडीएफ आपको मिलेगा पूरा विस्तृत तौर पर आपको मिल जाएगा जानकारी। चलिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में या फिर खेलों की कौन सी पदक विजेता मैरी कॉम को पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखिए प्रश्न को इतना घुमा के हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्यों सेट किया है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न 2000 ईस्वी के
आसपास का पूछा गया था, मतलब करंट से रिलेट करते हुए। तो उसी दिशा में हम यहाँ पर भी इस प्रश्न को सेट किए हैं। आप लोग देखिए कि 2012 लंदन ओलंपिक खेलों की कौन सी पदक विजेता मैरी कॉम, मतलब कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 2012 में लंदन ओलंपिक जो हुआ था वहां पर मैरी कॉम ने कौन सा पदक अपने नाम किया है, जो कि मैरी कॉम की बात हो रही है, जिन्हें कभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के लिए सेफ मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे दो प्रश्न है। एक तो ये ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजित होना है, तो इसके लिए भारतीय दल के लिए सेफ मिशन नियुक्त की गई कौन, तो मैरी कॉम। और मैरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम की थी। तो इस प्रकार से चीजों को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। ध्यान रखेंगे विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न भी लंदन नहीं बल्कि पेरिस ओलंपिक से ही संबंधित है। आइए यहाँ पर हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, अच्छा ये इसका आयोजन तिथि के बारे में लिखा गया है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किए जाने वाले पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। किन्हें नामित किया गया है? भारत का ध्वजवाहक किन्हें या फिर किसे नामित किया गया है, ये प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा शरद कमल, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जब हम खेलों के शुभंकर को लेकर जानकारी आपको दे रहे थे, आपको हमने स्लाइड में बतलाया था कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है ये है ओलंपिक फ्रिज। जब 37वें राष्ट्रीय खेलों की जानकारी हम आपको दे रहे थे, आपको हमने ये चीजें बतलाया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है ये है मोगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये शायद एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में 23 से 27 मार्च 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। एक तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की 148वीं बैठक आयोजित हुई है। ये कौन सी बैठक है, तो ये इसकी 148वीं बैठक है। कहाँ आयोजित हुई, कब आयोजित हुई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमसे यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये किनके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। 3 से 4 पॉइंट इसी प्रश्न में सम्मिलित है, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पहला ग्लोबल इनक्वालिटी रिसर्च अवार्ड यानी कि वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इसका पहला संस्करण है। और इस पुरस्कार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बीना अग्रवाल और जेम्स बायस, इन दोनों को मतलब इस सम्मान से यानी कि वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों करेक्ट है। फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, सी नहीं होगा बल्कि डी होगा। चलिए विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये प्रश्न है कि S&P ग्लोबल यानी कि S&P ये यहाँ पर है, और इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं S&P। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है ये 6.50 से बढ़ाकर, मतलब 6.50% यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, इसे इतना प्रतिशत से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा इसे बढ़ाकर किया गया 6.8%। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर यानी कि जो वृद्धि दर है इसको लेकर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जितने भी रिपोर्ट आते हैं इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना है, अपडेटेड डेटा हमेशा याद रखना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो आप एग्जाम में प्रश्न का जो आंसर है वो गलत कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की है तथा इससे आकाशगंगा के इतिहास की अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट्स का पता चला है। बताएं कि यह किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा खबरों का विषय रहा है, ये गैया अंतरिक्ष दूरबीन। तो यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं कि अभी हाल ही में शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज इस दूरबीन के द्वारा किया गया है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दूं ये संबंधित किससे है, तो ये यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है,
तो बहुत सारी बातें और भी इसमें निकल कर सामने आनी है दुनिया के सामने। जो ब्रह्मांड की रचना हुई इनसे ये संबंधित बहुत सारे राज को ये उजागर करेगा। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ जो हमें खबरों में नजर आया वो यहाँ पर हमने आकाशगंगा से संबंधित या फिर जो बातें शिव और शक्ति नामक दो तारों की बातें निकल कर आई है, मतलब जो चीज़ें यहाँ से संबंधित है वो हमने आपको अभी जानकारी दिया है। फिलहाल कुछ बातें और भी निकल कर सामने आएगी तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, CNSA जो है ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखिए। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 में रूस यानी कि रशिया, चाइना, सऊदी अरब और यूएई के बाद कौन सा देश भारत का पांचवां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना गया है? तो करेक्ट जो आंसर है इसमें जो पहले स्थान पर है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये रसिया है, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है सऊदी अरब, चौथे स्थान पर है यूएई और पांचवें स्थान पर है कह सकते हैं वेनेजुएला। तो अगर बात करें भारत का पांचवां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है ये है वेनेजुएला, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 18वां लोकसभा चुनाव है, तो इसमें आपको ध्यान रखना इस चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% यानी कि 40% दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को घर से मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो लोग 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जो 40% से भी अधिक यानी कि 40% मतलब वाले जो दिव्यांगता वाले जो भी व्यक्ति हैं वो भी वोटिंग कर सके, वो भी मतलब अपने वोट के जरिए एक सही नेता का चुनाव कर सके। तो इसी दिशा में चुनाव आयोग का एक पहल है उनकी कह सकते हैं मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में, और इसी दिशा में जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से वो वोटिंग कर पाएंगे घर बैठे, इस एप्लीकेशन का नाम है सक्षम ऐप। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे ये एप्लीकेशन के बारे में, सी विजिल ऐप। यहाँ पे देखिए एक चीज मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे सक्षम, यहाँ पे विकल्प नंबर डी नहीं होगा, ए होगा। ये सक्षम ऐप लॉन्च किया गया, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर ए होगा। और सी विजिल ऐप जो लॉन्च किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसको लेकर हमने बतलाया था कि जो कर सकते हैं एक प्रकार से इसमें ये आपको ध्यान रखना है आचार संहिता का जो उल्लंघन का जो मामला है इसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ये चीजें आपको बतलाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को मार्च 2024 में किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ए नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस राज्य के एथलीट विनय ने 59 किग्रा युवा वर्ग में 120 किग्रा का भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? ये भार कैटेगरी है 59 किलोग्राम, लेकिन कुल वजन जो इन्होंने उठाया है मतलब सारे कह सकते हैं को मिला करके वो है 120 किलोग्राम, सभी चरण को मिला करके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्होंने इसमें अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? तो मिस्र में आयोजित हुई है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये तो एक नई नियुक्ति हुई है। आगे हमने ये भी लिख दिया है अलग प्रश्न में इसी मतलब शामिल करते हुए अलग चीजों को कि बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है और पहले की जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रख चुके हैं कि NIA के जो प्रमुख बने हैं यह है सदानंद वसंत दाते, लेकिन NDRF के जो महानिदेशक या फिर जो प्रमुख बने हैं इनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा पीयूष आनंद, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि मार्च 2024 में खबरों में रहा एक नया सुरक्षा कानून जिसे कि अनुच्छेद 23 कहा गया है, या किस देश से संबंधित है? एक्चुअली में ये अगर हम बात करें उस देश की जो पूछा गया है तो संसद में जो पेश हुआ है ये 19 मार्च को पेश किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी यानी कि हांगकांग। ये हांगकांग की संसद में ये पेश किया गया है और ये एक नया सुरक्षा कानून है यहाँ पर हांगकांग में जिसे कि अनुच्छेद 23 कहकर भी संबोधित किया जा रहा है।
तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 23 क्या है? तो ये एक नया सुरक्षा कानून है। कहाँ से संबंधित है? तो ये हांगकांग से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसमें भी मिसटाइपिंग है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये आज वाला फटाफट जो मतलब जल्दी-जल्दी जो क्लास लिया गया है ना, मतलब यहाँ पर सेटअप बहुत तेज़ी में हुआ है। कुछ चीज़ें मैं बहुत परेशान हूँ एप्लीकेशन को लेकर कि वहाँ पर चीज़ें अपडेट करना है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर ये है हांगकांग, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1992 बैच के अधिकारी व वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत किस अधिकारी को म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि अभय ठाकुर। अच्छा, नए एप्लीकेशन की हम बात करें तो बहुत ही मतलब फास्ट है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मटेरियल हो, वीडियो हो या फिर जो टेस्ट है, वो सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें मिलेगा। मतलब एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब उसमें स्लो नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? मतलब पहले से बहुत अच्छा ये फास्ट चलेगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में 26 मार्च 2024 को बांग्लादेश का 54वां स्थापना नहीं बल्कि 54वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। बताएं कि कौन सा देश बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है? करेंट के प्रश्न को हमने यहाँ पर रिलेट करके जो कर सकते हैं, कुछ पॉइंट को रिलेट करते हुए पिछले पॉइंट को कुछ स्टैटिक पोर्शन को जोड़ते हुए यहाँ पर हमने इसे अराइज किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो है अपना भारत। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पर देखिए हाल ही में आई हुरून रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर, जो कि अगर हम बात करें भारतीय शहर की, तो ये शहर बीजिंग जो कि चाइना का शहर है, इसे पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में उभरा है। तो वो भारतीय शहर का नाम है मुंबई, जो कि चाइना की बीजिंग शहर को पछाड़कर एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में उभरा है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है, इसे देख लीजिए कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया में 3,279 अरबपति हैं, जिनमें से 167 पिछले वर्ष इसमें जुड़े हैं इस सूची में। बताएं कि कौन सा मिलान इसमें सत्य है? तो देखिए जो मिलान हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा, पहले स्थान पर चाइना 814 अरबपति के साथ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे मिलान सत्य है। दूसरा जो मिलान है, दूसरे स्थान पर अमेरिका 800 अरबपति के साथ, ये भी सत्य है। तीसरे स्थान पर भारत है 271 अरबपति के साथ, ये भी सत्य है। तो जो विकल्प ए, बी और सी है ये तीनों करेक्ट है, तो फाइनल आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी। तो इसको लेकर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को लेकर ये ध्यान रखिए, और साथ ही जो हमने आपको ये बतलाया है कि जो एशिया की जो अरबपति राजधानी के रूप में बनकर उभरा वो कौन सा भारतीय शहर है, तो वह है मुंबई। मतलब कि जो चाइना का बीजिंग शहर है उसे छोड़कर पछाड़कर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति को पराबैंगनी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन में अग्रणी कार्य के लिए उनके सम्मान में आईएयू द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर जयंत मूर्ति रखा गया है, और ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। आगे पूछा गया कि बताएं कि इससे पहले यह किस नाम से जाना जाता था। जो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है, क्षुद्र ग्रह को जो नया नाम रखा दिया गया है, ये जयंत मूर्ति जो कि भारतीय प्रोफेसर हैं या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक है, इनके नाम पर इनके सम्मान में रखा गया है। अब पूछा गया कि इस क्षुद्र ग्रह का नाम अब तक क्या था, तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 2005 EX296, 2005 EX296 ये इसका पुराना नाम था, जो अब तक नाम था, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में हाल ही में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ये उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है, कहां पर, तो श्रीलंका में। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर दे दूं, किसी ने हमें व्हाट्सएप पे किसी एग्जाम का प्रश्न पत्र सेंड किया था, कुछ तस्वीरें शेयर की थी, उसमें लगभग समझिए कि 15 के आसपास प्रश्न था, और वो सभी प्रश्न जो था वो हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ था, इसी सीरीज का था। मतलब वो प्रश्न को देखते ही हमें लग रहा था कि वो प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। मैं आपको टेलीग्राम पर वो भेजूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा लगेगा अगर आपने रेगुलर क्लासेस को फॉलो किया है तो आप खुद ही बताएंगे कि वो चीज़ें हमने पढ़ाया या फिर नहीं।
तो समझ लीजिए कि जितने प्रश्न इस सीरीज में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर अब हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आगे लिखा गया कि बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है। तमाम जानकारी आपको दी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे एप्लीकेशन पे 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए कोर्स संचालित है। आप इस कोर्स को एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहीं पे ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगी, जो चीजें आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपका कोर्स अगर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है और आप कोर्स लिए हुए थे, तो ऐसी स्थिति में आप हमें जरूर कॉल कीजिए। खास करके ये उनके लिए है जो लोग मेंबरशिप लिए हुए थे और अभी तक उनका कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कॉल जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।